क्या अभी आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है? तो अभी भी इतने जो 25 डेज़ है आप उसमें पढ़ के अपने मार्क्स जो है 500 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हो। कैसे ला सकते हो? वीडियो पूरी एंड तक देखना, मैंने लास्ट तक हर चीज़ डिटेल में बताई है, हर एक चैप्टर के बारे में बताया है, ठीक है। पर सबसे पहले ना मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करना है कि आप सबके डाउट है कि आपका मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मुझे बताओ, रीजन बताओ कि आपका मोमेंटम क्यों नहीं बन पा रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, देखो नीट 2026 जब आने वाला था तब आप सब कैसे करते थे कि एकदम लगे रहते थे पढ़ने के लिए, अब तो कुछ नहीं है, दिन रात से पढ़ना है पढ़ना, और आपकी पढ़ाई हो भी जाती थी। अब जब से लेकिन नीट का पेपर हुआ है आप सब एक रिलैक्सिंग फेज में आ गए हो और पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता ना। तो अब उस मन को कैसे लगाना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। पहले सबसे पहले अभी एक बात है, नी 2027 से एज लिमिट लगने वाली है, अटेम्प्ट लगने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे अभी जो 4th ईयर 5th ईयर ड्रॉपर होंगे। अगर ऐसी लिमिट, इतनी लिमिट लग जाए कि वो 2027 से एलिजिबल ही नहीं हो पाए, तो ऐसा सोचा है कभी आपने? तो अभी कम से कम जो 25 डेज़ हैं, जो आपको ये मौका मिला है रीनीट का, क्योंकि ऑलरेडी नीट 2026 मार्क्स से आपको पता लग गया होगा कि आपका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है। तो आप ऑलरेडी टाइम वेस्ट जो आप पिछला कर चुके हो और आगे तक का क्यों कर रहे हो? मान लो बाई चांस अपनी 2027 का पेपर नहीं देने मिला, फिर तो अभी अपना जी जान लगा के क्यों नहीं पढ़ रहा? जितना भी 25 डेज बचे हैं, आपको इतने मार्क्स तो आ सकते हैं ना कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाए। नीट 2027 में अपियर हो ही नहीं पाओगे, इससे अच्छा तो ये है कि अभी कोई ना कोई कॉलेज ले लो। सोचो थोड़ा इस बारे में, और अभी जितना भी टाइम बचा है उतने टाइम में पढ़ो और पढ़ना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि आप जी 2026 के पहले ना अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा चुके हो, तो मुझे पता है वो स्ट्रेंथ दोबारा नहीं लग रही है। बट ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, जितने लोग भी अभी, जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं ना वीडियोस, मुझे पता है सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि आप अपनी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बैठना पढ़ना चालू करो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना, अगले 1 वीक में 4 to 5 डेज में आपकी स्ट्रेंथ जो है ना वो वापस आ जाएगी। आप नेक्स्ट डाउट कि लॉन्ग स्टडी आवर्स कैसे करें, लंबा लंबा जो टाइम है 14, 15, 16 आवर्स कैसे पढ़ो, क्योंकि पढ़ने का मन तो कर नहीं रहा है। क्या करो ना, देखो एक स्टॉप वॉच लो, या फ़ोन में भी, जिसमें भी सिर्फ 20 मिनट्स का टाइमर लगा लो, ठीक है। ये मैंने खुद ने किया, जब पढ़ने का मन नहीं करता ना तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं। 20 मिनट्स का टाइमर लगाओ। अब उतना टाइमर आप रख लेना आपके टेबल पे, ठीक है। स्क्रीन चलती रहेगी जैसे जैसे 1-1 मिनट और सेकंड्स पास होंगे। तो सिर्फ 20 मिनट्स में ना आपको कुछ मत करना, आप सिर्फ पढ़ाई करना, और जैसे ही 20 मिनट्स खत्म होना अलार्म साउंड करेगा, ठीक है, और उठ जाना पढ़ के, टेबल से बिल्कुल उठ जाना, कुछ भी नहीं पढ़ना। तो जैसे जैसे फिर आपका जो टाइम पास होगा ना, जैसे 5 मिनट गए, 10 मिनट गए, 15 मिनट गए, आप नहीं पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको खुद से ऐसा लगेगा अरे यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पढ़ लेना चाहिए। तो दोबारा से फिर से 20 मिनट्स का टाइमर लगाना। ऐसे ऐसे करोगे ना तो आपकी धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी पढ़ने की। मैं बोल रही हूँ तो बिल्कुल मत मानो, ऐसा ना, तुम करके देखना, तुम करके देखोगे तुम्हें खुद डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये सबसे मेन बात, मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ, और अभी मुझे कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख के बताना, क्योंकि ये इनर मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो सब बोलते हैं मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं है। जो इनर अगर मोटिवेशन हो ना तो हमको एक इनिशियल पुश मिल जाता है। जब वो हमको इनिशियल पुश मिल गया है ना तो हम डिसिप्लिन से आगे बढ़ते रहेंगे। बट आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे तो कैसे आप आगे बढ़ोगे? तो मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आखिर आप डॉक्टर बनना क्यों चाहते हो। क्योंकि आप लिखोगे ना तो आपको फिर से वो चीज़ें याद आएंगी, फिर से आप खुद को पुश करोगे, अरे यार मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे इसलिए डॉक्टर बनना है, पढ़ना तो पड़ेगा। अब जितना टाइम वेस्ट हो गया तो हो गया, मैं फिर से पढ़ूंगा, ऐसा है। और बहुत सारे बच्चे होंगे ना जिनके दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता होगा, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड मैं बात नहीं कर रही हूँ, उनको, उनकी किसी किसी की मेंटल हेल्थ ख़राब होगी, अकेडमिक से अलावा जो उनके पर्सनल रिलेशंस है उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। समझ रहा होगा मैं क्या बात करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ऐसी भी जो भी कंडीशंस हैं, उन सारी कंडीशंस के कारण अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो अभी जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि मेंटोरशिप मैं खुद कर रही हूँ, जो सिर्फ 299 ओनली, ठीक है, सिर्फ 299 रुपीज़ की है। ये पैसे को इतना ज़्यादा नहीं होता, देखो इतने में तो 1 मंथ का रिचार्ज भी नहीं होता है। तो आप जितना, आपका जो टाइम बचा हुआ है 25 डेज़, अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हो, सीरियसली चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ना बिल्कुल भी मत सोचना मेंटोरशिप लो
क्योंकि मुझे पता है किसी के पास, सबके पास ना कोई नहीं होगा कि जिससे आपकी पर्सनल बातें आप शेयर कर सको। मैं सिर्फ एकेडमिक के बारे में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी मेरी वीडियो डली है, खुद इसी चैनल पर डली है, कि मैं खुद ही पता नहीं उसमें तो शायद रो रही होंगी कि मेरे पास शायद कोई दोस्त तो होता है ऐसा कुछ। क्योंकि मुझे पता है ना, इस फेज़ में मेनली जब आप ड्रॉपर हो तो कोई नहीं होता आपके पास कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको, क्योंकि जब आपका मन हल्का होता है तो आप खुद ही पढ़ने बैठ जाते हो। तो मैं वो एक सपोर्ट बनना चाहती हूँ, मैं वो आपकी एक होप बनना चाहती हूँ। तो जिसको भी ज़रूरत हो वही ये मेंटोरशिप ले, क्योंकि मैं पहले भी बोलती हूँ, मैं बाकी सब कुछ स्ट्रेटजी मैं यूट्यूब पे सब बताती हूँ बाकी सब, लेकिन जिसको भी ये जो एक्स्ट्रा अलग से जो पुश चाहिए आपको लग रहा है तो बिल्कुल लेना, क्योंकि आप 25 डेज़ अपने ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से पढ़ोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो भी सकता है। ठीक है, तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ राजुल, आई एम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल राजुल बायोलॉजी। देखो, इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आपका जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है, उसके बाद भी आपके जो है 520 प्लस मार्क्स आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही करा है। और मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कई बार कि हाई वेटेज चैप्टर्स पे फोकस करो। देखो, पेपर बनेगा कहाँ से? पेपर NCERT से ही बनेगा। चाहे पेपर टफ क्यों ना आया हो प्रीवियस ईयर में, बट आया वैसे ही है, जैसे उसने सीक्वेंस फॉलो करता आया है, पेपर वैसे ही आया है, तो अभी भी पेपर वैसा ही आएगा। आपको ना एकदम सिलेक्टिव अप्रोच रखना है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ पाओ, इसलिए आपको सिलेक्टिव अप्रोच तो रखना पड़ेगा। बट बायो के लिए मैं क्या बोलती हूँ कि आप कंप्लीट पढ़ो। बायो हर बच्चा पढ़ता है, तो बायोलॉजी ना पूरे जितने चैप्टर से सारे पढ़ो। और मेन बात ये है कि NCERT लाइन बाय लाइन सबको पता है पढ़नी होती है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट एक बार हर एक लाइन को पढ़ना, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो चाहे वो इम्पोर्टेंट ना हो। क्योंकि अगर किसी को 360 बाय 360 मार्क्स लाने हैं रीनीट में, तो उसको एक बार NCERT डिटेल में तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हाईलाइटेड, अंडरलाइन पार्ट, इम्पॉर्टेंट पार्ट सब पढ़ेगा। लेकिन जो बच्चा अभी एक दो बार डिटेल में NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ लेगा ना, उसके मार्क्स ही सबसे ज़्यादा आएंगे। आप अभी नहीं मान रहे होगे, बट आप जब पेपर देने जाओगे आपको ये बात समझ में आएगी कि यार मुझे एक बार डिटेल में पढ़ लेनी चाहिए थी। लेकिन अब ऐसा है ना कि पढ़ने का तो मन ऑलरेडी नहीं कर रहा है, तो आप खुद से आप नहीं पढ़ पा रहे हो। तो मैं क्या करने वाली हूँ ना कि अभी NCERT जो लाइन बाय लाइन, जिसमें हर एक लाइन होगी, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, अगर वो NCERT में लिखी है तो मैं उसको प्रॉपर डिटेल में समझा के पढ़ाऊँगी। और वो कोई डिटेल 3-4 घंटे का लेक्चर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ वही बताऊँगी जो NCERT में लिखा हुआ है। ठीक है, खुद से नहीं कर रहे हो ना तो मेरे साथ कंप्लीट करो। हम जो है नीट के 1 वीक पहले तक पूरा इसको ख़त्म कर देंगे। तो एटलीस्ट आप खुद से नहीं कर पा रहे हो ना, तो मेरे साथ पढ़ो आपकी, ताकि एक जो रीडिंग है डिटेल्ड में हो सके। खुद से तो पढ़ोगे, क्योंकि मैं शॉर्ट रिवीजन वीडियोस 20 मिनट्स वाली तो बनाऊंगी ही, बट ये डिटेल्ड में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बायो में अगर आपने मैक्सिमम स्कोर कर लिया ना, उतना ही कम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्कोर करना रहता है। ठीक है, फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो, हाई वेटेज टॉपिक्स सब में होते हैं, तो बायो में भी है। कौन कौन से? जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन, सब करना है बायो में। बट इनको बहुत अच्छे से करना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो यहीं से आएगा। इन पे ज़्यादा फोकस करना। तो हम ऐसे ही करेंगे, जो मैं NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी ना, पहले इन्हीं हाई वेटेज चैप्टर्स की पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में सबके कमेंट्स चाहिए कि आप वीडियो देखोगे, और बिल्कुल बैकलॉग तो मत होने देना, क्योंकि जिस दिन मैं जो वीडियो डालूँ उसको देख के कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर हाई वेटेज और मोर इम्पॉर्टेंट है? मोल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC, हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स। और इनऑर्गेनिक केम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल। सब चीज़ पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। जिसने इसके अलावा कोई चैप्टर करा है उसको भी रिवीजन तो करना ही है। जिसने जितना पढ़ा है रिवीजन सब करना, बट मेन फोकस इनको करो, इनको पहले ख़त्म करो। क्योंकि आप जब इनको ख़त्म कर दोगे ना रिवीजन देके, और जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे और आपका स्कोर ज़्यादा आएगा। स्कोर ज़्यादा आएगा ना, तो आपको मोटिवेशन खुद से आएगा और ज़्यादा पढ़ने का। ठीक है, देखो, और फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं? मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर्स, काइनेमेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और यूनिट्स एंड डायमेंशन। और भी इम्पोर्टेंट है, बट मेनली जो
मेन हाई वेटेज वाले हैं, मैं ये बता दे रही हूँ, क्योंकि जिन्होंने नहीं पढ़ा है सब कुछ, फिजिक्स नीड्स प्रैक्टिस, ये सबको पता है, तो वो बहुत सारा तो वैसे भी नहीं पढ़ सकता है। तो एटलीस्ट इन जो चैप्टर्स है उनको पहले ख़त्म करो, और सब कुछ ख़त्म करके ना अपना जो है मार्क्स सिक्योर कर लो, क्योंकि फिजिक्स छोड़ के कोई नहीं जाएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, फिजिक्स कोई नहीं छोड़ के जाएगा। जो फिजिक्स के 3-4 क्वेश्चन भी करेगा ना, वो उनसे बहुत आगे होगा जो फिजिक्स छोड़ देंगे। हर स्टेट का कट ऑफ सेम नहीं है, बहुत सारे बच्चे कैटेगरी वाले होंगे, बहुत सारी जगह कट ऑफ एकदम कम जाता है, वो बच्चे आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो करना क्या है ना, आपको 10 ईयर्स के PYQ सॉल्व करने हैं, उसके बाद NCERT इंडेक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और फिर JEE मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो प्रायोरिटी ये है, अब अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये सॉल्व करो, ठीक है। सबसे अगर आपके पास मिनिमम टाइम है तो एटलीस्ट आप 10 ईयर्स के PYQ तो सॉल्व करोगे, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप NCERT इंडेक्स भी सॉल्व करोगे, आप JEE मेंस भी सॉल्व करोगे। और अपना जो ये सिलेबस है, देखो सिलेबस बहुत कम है ये वाला, जल्दी से इसको रिवाइज करो, और जैसे ही ये रिवाइज हो जाए ना, मॉक टेस्ट दो, और एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट आप दे दोगे, इतना टाइम है आपके पास। फिर उस मॉक टेस्ट को एनालिसिस करके दोबारा रिवीजन करना, मैंने हमेशा बताया है, एनालिसिस करके रिवाइज करोगे ना तो आपका जो है बहुत कम टाइम लगेगा रिवीजन करने में, और मेन जो आप गलत कर रहे हो, जो आपका वीक टॉपिक है, आपको पता लग जाएगा, ताकि आप सेम जो मिस्टेक है ना वो पेपर में जाके रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। मैंने वही बताया, रिवीजन करना कैसे है, खुद के नोट्स से करना है, ठीक है। फिर से पूरा, जैसे आप मान लो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने बैठे हो, तो आपको फिर से उसका वन शॉट जो है, डिटेल वन शॉट नहीं देखना है, क्योंकि आप उसको पढ़ चुके हो। तो आपने जो नोट्स बनाए हैं, अगर नहीं भी बनाए हैं तो जिस टीचर से आपने पढ़े होगे उन्होंने आपको PDF दिया होगा, तो उस PDF से सॉल्व करोगे, उस PDF से पढ़ोगे, तो आपका जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा। तो हमको टाइम ही बचाना है, हमको स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स इज़ मस्ट। शॉर्ट नोट्स आपने नहीं भी बनाए हैं ना तो टेलीग्राम चैनल पे आजकल आसानी से मिल जाते हैं, तो शॉर्ट नोट्स से आप पढ़ोगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपके पास नहीं होंगे ना तो जो पेपर जो है, जब पेपर आने वाला होगा उसके जो 2-3 दिन बचे रहेंगे, आप एकदम दिमाग अपने एकदम फॉग हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करो क्या ना करो। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाते चलना। नहीं समझ में आ रहा है कैसे बनाना है, तो जो चैप्टर आप पढ़ोगे डेली ना, उसके नोट्स मीन्स उसके जो फॉर्मूलाज हैं वो फॉर्मूलाज लिख लेना, ठीक है, उतना भी काफ़ी रहेगा। और एरर कॉपी ज़रूर बनाना। एरर कॉपी कैसे बनाना है मैंने बताया, जब अभी आप मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपका जो भी क्वेश्चन, जो भी फॉर्मूला आपको नहीं याद आ रहा है ना, वो फॉर्मूला उस कॉपी में लिखते जाना, क्योंकि यही कॉपी है जो हम एक दिन पहले रिवाइज करेंगे, ठीक है। वही मैं बोलने वाली हूँ, NCERT की रीडिंग देखो, फिजिक्स में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, फिजिकल केमिस्ट्री में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट कहाँ होती है, बायो में और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और फिर से मैं बोल रही हूँ कि NCERT लाइन बाय लाइन बायो की एटलीस्ट एक बार पढ़ना है। मैं पढ़ाने वाली हूँ, सब बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जाओगे कि हाँ एक बार वीडियो देखोगे, कि बिना NCERT के डिटेल बढ़े 360/360 नहीं आएंगे, ठीक है। और जैसे अब जिसके भी 400 मार्क्स आ गए हैं, अब वो बोलता है दीदी मुझे सिर्फ 200 मार्क्स बढ़ाने हैं, ऐसा नहीं होता है। उसको सिर्फ 200 मार्क्स नहीं बढ़ाने, उसको वापस 0 से वापस 600 तक मार्क्स आने, क्योंकि हमारे जो नीट में मार्क्स आ गए हैं, ऐसा थोड़ी ना कि हमको उतने मार्क्स ऑलरेडी रीनीट में मिलने वाले हैं, नहीं, हमको वापस से पूरे मार्क्स लाने हैं। तो ये छोड़ दो कि दीदी मुझे सिर्फ 100 या 200 मार्क्स बढ़ाने हैं, नहीं, स्कोर हमको 0 से करना है, ठीक है। तो ये गलत सब लोग सोच रहे हैं कि जिसके 350 आ गए उसको सिर्फ 150 बढ़ाने हैं, नहीं, स्कोर जो है ना वो वापस 0 से आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं फिर से बोल रही हूँ, जिसको गाइडेंस की ज़रूरत है बिल्कुल मत सोचना सेकंड बार, दोबारा बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि आप दोबारा अगर सोच रहे हो डेट मीन्स आप दोबारा आपके कैरियर के बारे में सोच रहे हो। इफ़ यू नीड हेल्प देन प्लीज़ टेक इट, क्योंकि हेल्प लेने में कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ID यहाँ मेंशन कर दूँगी, ये जो हाई वेटेज टॉपिक्स है मैं टेलीग्राम ID पर डाल दूंगी, और जिसको भी मेंटोरशिप चाहिए वो जो है मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करेगा, ओके। और एट लास्ट यू कैन डू दिस। और जो भी डाउट्स हो यहाँ यूट्यूब पे लिख देना, मैं सबके आंसर देती हूँ, सबको पता है, सबके कमेंट का आंसर देती हूँ, ठीक है। जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा मैं सबकी क्वेरी सॉल्व करने में मैं हेल्प करूँगी। देखो खुद पे भरोसा रखो, आई नो आप कर सकते हो, जब मुझे पता है तो आप क्यों अपने आप पे भरोसा नहीं कर रहे हो। कोई कुछ भी बोले,
सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। 25 डेज में भी सब कुछ हो सकता है। सिलेक्टिव पढ़ो, हाई वेटेज पढ़ो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ो, आप कर सकते हो। अभी तक टाइम वेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, अब पढ़ने बैठो, ओके। और कुछ भी दिक्कत हो ना मुझे मैसेज कर लिया करो। चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, बाय बाय।